Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 239 AA यानी डबल ए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 8th पार्ट में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 239 डबल ए पर चर्चा करेंगे, यानी आर्टिकल 239 AA। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 239 डबल ए टॉक अबाउट स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। आर्टिकल 239 डबल ए में दिल्ली के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं, हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। आर्टिकल 239 डबल ए क्लॉज फर्स्ट, एज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1991 द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द एडमिनिस्ट्रेटर thereof appointed under Article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1991 यानी 69th अमेंडमेंट के प्रारंभ की तारीख से दिल्ली यूनियन टेरिटरी को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा और आर्टिकल 239 के अधीन अपॉइंटेड इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल का डेजिग्नेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 239 डबल ए क्लॉज सेकेंड सब क्लॉज ए, देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द सीट्स इन सच असेंबली shall be filled by members chosen by direct election from territorial constituencies in the national capital territory। नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए यानी दिल्ली भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स को नेशनल कैपिटल टेरिटरी में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से डायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी तो हो गया जो एरिया, जो दिल्ली भी दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो उसका जो एरिया है उसमें जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब उसमें सीट्स होते हैं। जैसे जो चुनाव लड़ेंगे तो निर्वाचन क्षेत्र होता है ये, तो निर्वाचन क्षेत्र में जितने लोग चुनाव लड़ते हैं उसी को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। तो इसके लिए जो चुनाव है इसमें तो मैंने बताया था जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, तो इसके लिए चुनाव किस तरीके से होगा। चुनाव जो है डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होगा। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब आम लोग देंगे वोट और चुने गए सदस्यों द्वारा भरे जाएंगे। तो जो भी हम लोग चुनेंगे, डायरेक्ट आम लोग चुनेंगे, तो वो जो चुनेंगे वही सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी के। आर्टिकल 239 डबल ए क्लॉज सेकेंड सब क्लॉज बी, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, the number of seats reserved for scheduled castes, the division of the national capital territory into territorial constituencies, and all other matters relating to the functioning of the legislative assembly shall be regulated by law made by parliament। लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स की कुल संख्या यानी सीट्स की टोटल संख्या, स्केड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्व सीट्स की संख्या और नेशनल कैपिटल टेरिटरी का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजन और लेजिस्लेटिव असेंबली के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामले पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे यानी रेगुलेट होंगे। आसान शब्दों में कहें तो कुल संख्या कितनी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स की, शेड्यूल कास्ट के लिए कितने रिजर्व सीट्स रखे जाएंगे और नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी बनाया गया है उसमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको विभाजन किस तरीके से किया जाएगा, कितने सीट्स में विभाजन किया जाएगा, तो ये सब जो है और लेजिस्लेटिव असेंबली का कामकाज कैसा होगा अन्य सभी मामलों से लेजिस्लेटिव असेंबली के,
तो पार्लियामेंट जो है यह डिसाइड करेगा, कानून द्वारा इन सब चीज़ों को रेगुलेट करेगा। आर्टिकल 239 AA क्लॉज सेकेंड सब क्लॉज सी, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 324 to 327 and 329 shall apply in relation to the National Capital Territory, the Legislative Assembly of the National Capital Territory and the members thereof as they apply in relation to a state, the Legislative Assembly of a state and the members thereof respectively, and any reference in Article 326 and 329 to appropriate legislatures shall be deemed to be a reference to Parliament. आर्टिकल 324 से आर्टिकल 327 तक और आर्टिकल 329 के प्रोविजंस नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके सदस्यों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे क्रमशः किसी राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। और आर्टिकल 326 और 329 में एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के प्रति कोई संदर्भ पार्लियामेंट के प्रति संदर्भ माना जाएगा। देखिए, इस सब क्लॉज में इतना समझाया गया है कि आर्टिकल 324 से 327 तक और 329 के जो प्रोविजंस थे, उपबंध थे, वो यहाँ किस प्रकार लागू होंगे। यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात की जा रही है, तो अगर हम राज्य जैसे वो राज्य के में लागू हो रहे थे ये आर्टिकल्स के प्रोविजंस, उस तरीके से नेशनल कैपिटल टेरिटरी में लागू होंगे। इसको यहाँ पे आप राज्य को जो है स्टेट को नेशनल कैपिटल टेरिटरी से यानी दिल्ली से रिप्लेस कर दीजिए, और स्टेट के जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्लेस कर दीजिए, और स्टेट के सदस्यों को जो है आप जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी के सदस्यों से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ एक और बात लिख दी गई है, आर्टिकल 326 और 329 में जो भी प्रोविजंस थे जो लागू होते थे स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति, वो अब ऐसा समझा जाएगा कि वह पार्लियामेंट के संबंध में जो है बातें कही जा रही हैं उसके संदर्भ में उसके प्रति माना जाएगा। मतलब जो लेजिस्लेचर के प्रति माना जाता था आर्टिकल 326 और 329 के प्रोविजंस वगैरह, वो अब पार्लियामेंट के प्रति माना जाएगा। आर्टिकल 239 AA क्लॉज थर्ड सब क्लॉज ए, subject to the provisions of this constitution, the legislative assembly shall have power to make laws for the whole or any part of the national capital territory with respect to any of the matters enumerated in the state list or in the concurrent list, in so far as any such matter is applicable to union territories, except matters with respect to entries 1, 2 and 18 of the state list and entries 64, 65 and 66 of that list, in so far as they relate to the said entries 1, 2 and 18। इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंतर्गत रहते हुए उसके दायरे से बाहर न जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में बताए गए किसी विषय के संबंध में नेशनल कैपिटल टेरिटरी या उसके संपूर्ण भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। जहां तक ऐसा कोई विषय यूनियन टेरिटरी को लागू होता है, सिवाय स्टेट लिस्ट की एंट्रीज 1, 2 और 18 से संबंधित विषयों को छोड़कर, और उस लिस्ट की एंट्री 64, 65 और 66 से संबंधित मामलों को छोड़कर, जहां तक वे ऊपर बताए गए एंट्रीज 1, 2 और 18 से संबंधित हैं। देखिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंडिया में कौन है? दिल्ली है, और दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के पास यह अधिकार होता है कि वह स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में के विषयों से संबंधित नेशनल कैपिटल टेरिटरी के कुछ भाग पर या फिर संपूर्ण भाग पर जो है कानून बना सकता है, जो मामले स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित हैं। और जहाँ तक ऐसा कोई विषय यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है, यानी किसी भाग तक जहाँ ये लागू होता है, तो वहाँ तक कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी मामले हैं
उन मामलों पर जो है कानून नहीं बना सकता नेशनल कैपिटल टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो मामले कौन कौन से हैं? वो मामले वो हैं जो स्टेट लिस्ट के एंट्री 1, 2 और 18, एंट्री 1, 2 और 18 से संबंधित विषय हैं। और साथ ही साथ एंट्री नंबर उसी लिस्ट स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 64, 65, 66 से संबंधित मामले जो रिलेटेड हैं 1, 2 और 18 से। मतलब जो एंट्री 1, 2, 18 से रिलेट करते हैं जो मामले 64, 65, 66 एंट्रीज है ना, उसमें अगर कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई मामला है जो एंट्री नंबर 1, 2 और 18 से रिलेट करते हैं, तो उन पर भी जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून नहीं बना सकता। देखिए, आपने अक्सर यह देखा भी होगा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद चलते रहते हैं इसी बात को लेकर, अधिकार को लेकर, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। इसी बात को लेकर राज्य सरकार, वो जो दिल्ली की सरकार है, वो कहती रहती है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनती। तो आपने देखा होगा एज एग्जाम्पल। तो वही कुछ मामले जो हैं वो एंट्रीज नंबर 1, 2, 18 से रिलेटेड है। ऐसे ही कुछ और भी मामले हैं। आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, नथिंग इन सब क्लॉज ए शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a Union territory or any part thereof। सब क्लॉज ए की कोई भी बात इस संविधान के अधीन किसी यूनियन टेरिटरी या उसके किसी भाग के लिए किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की पार्लियामेंट की शक्तियों में कमी नहीं करेगी। जैसा कि हमने सब क्लॉज ए में पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है कुछ विषयों के संबंध में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझा जाएगा कि पार्लियामेंट के कानून बनाने के अधिकार की जो है कानून बनाने के पावर्स को कम कर दिया गया है, यह नहीं समझा जाएगा। जो पार्लियामेंट के पास जो अधिकार हैं कानून बनाने की, जो पावर्स हैं, वो वैसे ही रहेंगे। आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, if any provision of a law made by legislative assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the legislative assembly, or of an earlier law other than a law made by the legislative assembly, then in either case the law made by parliament, or as the case may be, such earlier law shall prevail at the and the law made by the legislative assembly shall to the extent of the repugnancy be void, provided that if any such law made by legislative assembly has been reserved for consideration of the president and has received his assent, such law shall prevail in the national capital territory। देखिए, यदि किसी विषय के संबंध में लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रोविजन उस विषय के संबंध में पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के किसी प्रोविजन के विपरीत है, यानी प्रतिकूल है, चाहे पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में पास किया गया हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए कानून से भिन्न किसी पहले के कानून के किसी प्रोविजन के विपरीत हो, तो दोनों में से ही मामलों में से यथास्थिति पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून या ऐसा पहले का कानून प्रबल होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाया गया कानून प्रतिकूलता यानी विपरीत रहने तक की सीमा तक शून्य होगा। लेकिन यदि लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाया गया कोई ऐसा कानून राष्ट्रपति के कंसिडरेशन यानी विचार के लिए रिजर्व रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो, तो ऐसा कानून नेशनल कैपिटल टेरिटरी में प्रभावी होगा। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझ लेते हैं। पहले हम फर्स्ट पैरा के मीनिंग को समझेंगे, आखिर ये क्या रहा है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ को। देखिए, यहाँ पर इतना कहा गया है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी विषय पर कोई कानून बना देता है और पार्लियामेंट भी उसी विषय पर एक कानून बना देता है, और दोनों के जिन्होंने जो कानून बनाया है उसी सेम विषय पर, वो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं। तो ऐसे में कौन सा कानून प्रभावी होगा?
यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही बात फर्स्ट पैराग्राफ में बताई गई है, तो इसे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो मामले हो सकते हैं। एक तो पार्लियामेंट ने पहले ही कोई कानून बना दिया हो, ठीक है, मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक विषय पर पहले ही कानून बना दिया, बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस पर कानून बनाया, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पहले कानून बना दिया और उसी विषय पर पार्लियामेंट ने बाद में कानून बना दिया हो, तो विपरीत हो जाएगा। अगर उस विपरीत है तो एक तो ये मामला हो गया। एक दूसरा मामला ये हो गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई कानून बनाया, लेकिन पार्लियामेंट ने कहीं पहले ही कोई कानून बनाया था, तो उसके अगर विपरीत है, मतलब उस कानून के प्रोविजंस को वो तोड़ता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया गया कानून, तो दोनों ही केसेस में जो है पार्लियामेंट का द्वारा जो बनाया हुआ कानून है वही प्रबल होगा, वही यूज में होगा। और जब तक कि लेजिस्लेटिव असेंबली का बनाया गया कानून जो है ऐसे प्रतिकूल विपरीत रहता है, तब तक वह शून्य माने जाएगा, जब तक वह विपरीत रहता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में यह बता दिया गया है कि यदि लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाया गया कोई कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, उसका विचार ले लिया जाए और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति भी दे देता है, हाँ यह कानून सही है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में यानी दिल्ली में वो कानून प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा, क्योंकि इस पे तो केंद्र से ही डायरेक्ट राष्ट्रपति से ही स्वीकृति आ गई। देखिए यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम एनेक्टिंग एट एनी टाइम एनी लॉ with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the legislative assembly। देखिए इस सब क्लॉज की कोई बात पार्लियामेंट को किसी भी समय उसी विषय के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए कानून में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करने वाला कानून भी है। देखिए जैसा कि इसी सब क्लॉज में हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, पैराग्राफ सेकंड में, कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है द्वारा बनाया गया कानून वो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति अगर उस पर स्वीकृति दे भी देता है तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन उसी कानून पर, उसी विषय पर पार्लियामेंट क्या है कि फिर से कानून बना सकती, उसे रोक नहीं सकता कोई, कानून फिर से बना देगी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उसके अंतर्गत क्या क्या कानून हो सकते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए गए कानून का परिवर्धन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, निरसन हो सकता है, मतलब एडिशन कर सकती है पार्लियामेंट उस कानून में, या फिर अमेंडमेंट कर सकती है, या उसको परिवर्तित ही कर सकती है, या उसको ख़त्म ही कर सकती है, कैसा भी कानून पार्लियामेंट बना सकती है। आर्टिकल 239 AA क्लॉज 4, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली with the chief minister at the head to aid and advise the lieutenant governor in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the legislative assembly has power to make laws, except in so far as he is or by or under any law required to act in his discretion, provided that in the case of difference of opinion between the lieutenant governor and his ministers on any matter, the lieutenant governor shall refer it to the president for decision and act according to the decision given thereon by the president, and pending such decision it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter in his opinion is so urgent that it is necessary for him to take immediate action, to take such action or to give such direction in the matter as he deems necessary। लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्यों की टोटल संख्या के ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक सदस्यों वाली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन विषयों से संबंधित अपने कार्यों में सहायता और सलाह देगा जिनके संबंध में लेजिस्लेटिव असेंबली को कानून बनाने की शक्ति है, पावर है।
सिवाय इसके कि जहाँ तक उससे किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की गई हो। परंतु किसी मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स के बीच मतभेद की स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा, और ऐसा निर्णय पेंडिंग रहने तक लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी मामले में जहां मामला उसकी राय में इतना आवश्यक है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ऐसी कार्यवाही करने या मामले में ऐसा निर्देश देने के लिए सक्षम होगा जैसा वह आवश्यक समझे। देखिए यहाँ पर एक एक पैराग्राफ करके समझ लेते हैं। यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या होती है वो 10% ऑफ टोटल मेंबर्स की होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स की टोटल संख्या होगी उसका 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो है चीफ मिनिस्टर होगा, और ये जो 10% है उसी में चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक, और चीफ मिनिस्टर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से उन मामलों पर सलाह या सहायता मांग सकेगा जिन मामलों में लेजिस्लेटिव असेंबली को कानून बनाने की शक्ति यानी पावर होगा। और जहाँ तक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अपने विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति या शक्ति है, उस पर जो है सलाह या सहायता नहीं मांग पाएगा चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर से। दूसरे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि मान लीजिए किसी मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर है उनके बीच मतभेद हो जाए। मतभेद हो सकते हैं कि बात ही नहीं बन रही, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा कि राष्ट्रपति जी आप ही निर्णय कीजिए, हमारे बीच में तो कोई तुकबंदी नहीं बैठ रही है, विचार विपरीत जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार फिर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर कार्य करेगा, और ऐसा निर्णय जब तक पेंडिंग रहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी मामले में जहां मामला उसकी राय में इतना आवश्यक है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही की जाए, तो ऐसी कार्रवाई करने या मामले में ऐसा निर्देश देने के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सक्षम होगा, और जैसा वह आवश्यक समझे वैसा वह कर सकता है। अगर उसे लगे कि इस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए किसी मामले में तो वह कर सकता है। आर्टिकल 239 AA क्लॉज 5 द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स shall be appointed by the President on the advice of the Chief Minister, and the ministers shall hold office during the pleasure of the President। देखिए, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और अन्य मिनिस्टर्स जो होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन वह चीफ मिनिस्टर की सलाह पर किया जाएगा। और मिनिस्टर्स जो हैं राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार जो है पद को धारण करेंगे, इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक मिनिस्टर्स भी अपने पद पर रहेंगे, तो उसके इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे मिनिस्टर्स राष्ट्रपति के। तो सिंपल शब्दों में राष्ट्रपति के चाहने तक जो है ये मिनिस्टर्स जो है पद को धारण करेंगे, राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो नहीं करेंगे। आर्टिकल 239 AA क्लॉज 6 The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का, ये कलेक्टिवली जो है सामूहिक रूप से लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहता है। आर्टिकल 239 AA क्लॉज 7 सब क्लॉज ए पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग क्लॉजेज and for all matters incidental or consequential thereto। पार्लियामेंट कानून द्वारा पिछले बताए गए क्लॉजेज में बताए गए प्रोविजंस को प्रभावी करने या उनको सप्लीमेंट यानी अनुपूरण करने के लिए और उनके इंसिडेंटल या कॉन्जिक्वेंशियल यानी परिणामिक सभी विषयों के लिए प्रोविज़न कर सकेगी।
देखिए यहाँ पर इतना ही लिखा गया है कि पिछले क्लॉजेज जो भी हमने इस आर्टिकल में पढ़ा है उनको प्रभावी करने के लिए और साथ ही जितने भी उसमें प्रोविजंस थे उन क्लॉजेज में वो बंद थे उनको जो है सप्लीमेंट मतलब उनको सप्लीमेंट्री और प्रोविजंस जोड़ के कर सकती है। साथ ही जो है जे उन जैसे ही जो ये है उन जैसे ही प्रोविजंस या उनका जो भी रिजल्ट आता है उन प्रोविजंस का उनमें कुछ प्रोविजंस कर सकती है उपबंध कर सकती है। आर्टिकल 239 डबल ए क्लॉज सेवेंथ सब क्लॉज बी any such law is referred to in subclause A shall not be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368 notwithstanding any that it contains any provision which amends or has the effect of amending this constitution। सब क्लॉज ए में बताया गया कोई कानून आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा भले ही उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न शामिल हो जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है या अमेंड करने का प्रभाव रखता है। आर्टिकल 239 डबल ए क्लॉज 8 The provisions of Article 239b shall so far as may be apply in relation to the National Capital Territory, the Lieutenant Governor and the Legislative Assembly as they apply in relation to the Union Territory of Pondicherry, the Administrator and its legislature respectively, and any reference in that article to clause first of Article 239a shall be deemed to be a reference to this article or Article 239ab as the case may be। आर्टिकल 239b के प्रोविजंस जहाँ तक हो सके नेशनल कैपिटल टेरिटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे क्रमशः यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, एडमिनिस्ट्रेटर और उसके लेजिस्लेचर के संबंध में लागू होते हैं। और यहाँ पे यह भी कह दिया गया कि आर्टिकल 239 बी में आर्टिकल 239 ए के क्लॉज फर्स्ट के प्रति कोई संदर्भ यथास्थिति इस आर्टिकल या आर्टिकल 239 ए बी के प्रति संदर्भ माना जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.